नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कृषि को। ठीक है, तो भारत में कृषि को हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कृषि किसे कहते हैं। क्या होता है कृषि किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि फसल उत्पादन के लिए भूमि पर जो कार्य करते हैं, ठीक है, फसल को उत्पादन करने के लिए भूमि पर जो कार्य करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, हम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। आजीविका के लिए यहाँ की जो है 58% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है। कितनी परसेंट, 58%। भारत की 58% जो आबादी है वो क्या है, कृषि पर निर्भर करती है अपनी आजीविका के लिए। ये आपको याद रखना है, 58% को आपको याद ही रखना है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के जो है 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। ठीक है, आबादी बोलेगा तो 58% आबादी कृषि पर निर्भर है। ठीक है, और कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि होती है, भारत के 51% भाग पर कृषि का कार्य होता है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि का कार्य होता है, ये आपको याद ही रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि 24% जो है भूमि बंजर है। भारत की जो है 24% जो भूमि है वो क्या है, बंजर है। और 21.71% जो भाग है वो वनों से आच्छादित है। ठीक है, 24% भूमि क्या भारत की बंजर है और 21.71% भाग पर क्या है, जो है वनों से आच्छादित है। ठीक है, और 4% जो भूमि पर क्या है, स्थायी चारागाह है। क्या है, 4% भूमि पर स्थायी चारागाह एवं बाग है। तो ये सब आपको याद रखना ही है। अब देखते हैं कि भारत की जो है कुल भूमि, भारत की जो कुल भूमि है, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका 46.6% भाग क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ठीक है, तो भारत की कुल भूमि का देखेंगे, भारत की कुल क्षेत्रफल का जो है 51% भाग पर तो कृषि कार्य होते हैं, लेकिन भारत की कुल भूमि का 46.6% भाग के शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। अब देखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, उसी को निबल बोया गया क्षेत्र ही बोलते हैं, और एक होता है सकल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पर जिस क्षेत्र में वर्ष में सिर्फ एक बार फसल बोई जाती है। ठीक है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निबल बोया गया क्षेत्र क्या है, जिस क्षेत्र में वर्ष में केवल एक बार फसल बोई जाती है उसे कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। हमने देखा था भारत का 51% भाग पर कृषि कार्य होता है भारत के क्षेत्रफल के। ठीक है, और ये 51% में से जो है 46.6% भाग पर क्या होता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। मतलब इस क्षेत्र में वर्ष में केवल एक बार ही फसल ली जाती है। अब सकल बोया गया क्षेत्रफल क्या होता है, जिस क्षेत्र में एक से अधिक बार फसल ली जाती है। ठीक है, सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, जिस क्षेत्र में एक से अधिक बार फसल ली जाती है उसे जो कहते हैं सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सकल बोया गया क्षेत्र, जहाँ पर एक से अधिक बार फसल जो है ली जाती है उसे सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक देखा था, आपकी आई थी बंजर भूमि। भारत की जो है 24% भाग पर हमने देखा था बंजर भूमि। तो बंजर भूमि क्या होती है कि वैसी भूमि जो किसी कारण से कृषि के लिए जो है अयोग्य होती है, जहाँ पर आप कृषि कर ही नहीं सकते, किसी भी हाल में आप कृषि यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं, इतनी वो खराब वो भूमि रहती है, तो उसे बंजर भूमि कहते हैं। तो 24% है भारत में। ठीक है, और एक होती परती भूमि। तो परती भूमि क्या होती है कि जिसमें 1 से लेकर 5 वर्ष तक कोई फसल ना उगाई गई हो। ठीक है, वो बंजर भूमि नहीं होती है। बंजर भूमि में तो आप फसल उगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, परती भूमि में क्या होता है, 1 से लेकर 5 वर्ष तक वहाँ पर अगर फसल नहीं उगाई गई तो उसे क्या कहते हैं, परती भूमि कहते हैं। तो ये कुछ जो वर्ड है कृषि के आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में मुख्यतः जो है वर्ष में 3 फसलें ली जाती है। कितनी फसलें ली जाती है, 3 फसलें। आपको सबसे पहले मैं जिस वे में पढ़ा रही हूँ आपको उसी में याद रखना, क्योंकि आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखिए जायद की फसलें। 3 फसलें, आप जायद की फसलें, इसको क्रम में आपको ऐसे ही याद रखना है। जायद की फसलें, 3 अक्षर का नाम है जायद। जायद के 3 अक्षर का है, जायद की फसलें। उसके बाद 3 अक्षर का फिर आ जाएगा खरीफ की फसलें, जायद, खरीफ, आखिरी में रबी की फसल। ठीक है, जायद की फसलें, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें। जायद की फसलें, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें। जायद की फसलें, जायद, जायद, ज से स्टार्ट हो रहा है जायद। और खरबूज और तरबूज, खरबूज और तरबूज सब में ज आ रहा है। तो आपको याद रखने की जो जायद की फसलें होती है, खरबूज और तरबूज
कब मिलता है? गर्मी के दिनों में मिलता है खरबूज और तरबूज। गर्मी का महीना कब से होता है? मार्च से लेकर जून तक रहता है गर्मी का महीना, ठीक है। तो जायद की फसलें क्या होती हैं? मार्च से में बो करके जून तक काट ली जाती हैं, ठीक है। इसको हम जनरली ऐसा तो मार्च अप्रैल से बो करके जून जुलाई तक काट ली जाती हैं, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो मार्च से बो करके जून में से काट ली जाती है कौन सी? जायद की फसलें। जायद की फसलें, ज से जायद, इसमें तरबूज जा रहा है, खरबूज जा रहा है। तो जो पानी वाली जो फसलें हैं, जो पानी वाले जो फल हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ठीक है, और सब्जियों का उत्पादन, सब्जियों की जो कृषि होती है वो जायद फसलों के अंतर्गत आती है, जो कि मार्च में बो करके जून तक काट ली जाती हैं। कौन कौन सी फसलें यहाँ आपको रहेंगी? मार्च और गर्मी के दिनों में क्या मिलता है? तरबूज और खरबूज मिलता है। इससे आपने अब तक कंपेयर नहीं करना था, इसे याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। देखेंगे जायद की फसलें गर्मी में बोई जाती है, ठीक है। मार्च से बो करके जून में काट ली जाती हैं। जैसे गर्मी के दिनों में कौन से फल आते हैं? पानी वाले फल आते हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियों की कृषि इस समय की जाती है, ठीक है। जायद की फसल 3 अक्षर की, उसके बाद 3 अक्षर का आपको याद रखना है खरीफ की फसल। क्या याद रखना है? खरीफ की फसलें, ठीक है। एक बार आप जायद की फसलें आपको याद हो गई एकदम सही तरीके से कि मार्च है बोकर के जून में, और उसमें कौन कौन से फल आते हैं वो। तो जायद की फसलों के बाद बोई जाती खरीफ की फसलें, आपको इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो ये जून तक खत्म हो गई थी, जून में काट ली गई। तो खरीफ की फसलें कब बोएंगे? खरीफ की फसलें बोएंगे जुलाई में बो करके अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, ठीक है। जून जुलाई में बो करके अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें, ठीक है। जायद का था मार्च से जून, जून के बाद क्या था? जुलाई से अक्टूबर में काट ली जाती हैं आपकी खरीफ की फसलें। खरीफ 3 अक्षर का है, तो आपको इसमें मेन याद रखना है चावल। चावल भी 3 अक्षर का है ना। और जैसे रबी 2 अक्षर का है, तो रबी में आपको याद रखना है गेहूँ। गेहूँ भी 2 अक्षर का है, ठीक है। तो खरीफ की फसलें क्या है? चावल। चावल, ज्वार, बाजरा। क्या है? चावल, ज्वार, बाजरा। ये क्या है? खरीफ की फसल है, चावल, ज्वार, बाजरा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो नकदी फसलें होती है, जैसे मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, तंबाकू, ये सारे भी खरीफ फसलों में आती है। और जैसे मक्का, मूंगफली को आप इस तरह से देखेंगे जुलाई, जुलाई से अक्टूबर क्या होता है? बरसात का महीना होता है, ठीक। अक्टूबर तक नहीं होता है, अगस्त तक होता है जनरली। अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर बरसात का महीना होता है। तो बरसात के महीने में आपको क्या मिलता है? मक्का मिलता है, ठीक है। मक्का मिलता है, मूंगफली मिलती है बरसात के महीने में। तो आप इस तरह से भी आ सकते हैं कि खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा तो है ही, साथ ही मक्का है, मूंगफली है। मक्का मूंगफली भी क्या नकदी फसल है, तो उसके साथ जूट, कपास, तंबाकू ये भी शामिल हो जाती हैं ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रबी की फसलें। क्या है रबी की फसलें? रबी की फसलें अभी अक्टूबर में ख़त्म हो गया आपकी खरीफ की फसल, ठीक है। अब रबी की फसल देखेंगे, तो रबी की फसल आपकी अक्टूबर में बो करके मार्च अप्रैल में काट दी जाती है, ठीक है। अक्टूबर में बो करके मार्च अप्रैल में काट दी जाती कौन सी? रबी की फसलें। तो रबी की फसल, रबी 2 अक्षर का, तो आपको इसमें गेहूँ याद रखना। क्या याद रखना है? गेहूँ, ठीक है, गेहूँ। उसके बाद आपको याद रखना है जौ, चना, मटर। चना मटर एक ही किस्म के हैं, ठीक है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों वगैरह आपको इसमें याद रखना रबी की फसल में। अब जैसे आप इसको में आप देख सकते हैं कि मटर को अगर आपको याद रखना है, तो आप देखेंगे मटर ठंडी के दिनों में मिलता है, ठीक है। तो अक्टूबर से ठंडी, नवंबर से ठंडी स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये ठंडी का महीना होता है, और ये मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। तो इस महीने में ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? मटर मिलेगा। क्या मिलेगा? मटर। तो मटर है, तो मटर के साथ चना, जौ, सरसों, राई भी आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको तीनों फसलें याद हो गई होंगी। अच्छा साहब इसे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि भारत में हम कृषि के प्रकार को देख लेते हैं। क्या देखते हैं? भारत में हम कृषि के प्रकार। भारत में आपको कृषि के बहुत सारे टाइप के यहाँ पे कृषि के आप नाम सुनेंगे। उसमें से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो यहाँ पे आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्द्र भूमि कृषि, वेट लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आर्द्र भूमि कृषि क्या होती है कि वह क्षेत्र जहाँ पर हमेशा पानी रहता है, ठीक है। और यह जो होती क्या होती है? गीले जगह पर होती खेती, ठीक है। वह क्षेत्र जहाँ पर हमेशा पानी रहता है, पानी की कोई कमी नहीं होती, वहाँ पे सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे क्षेत्र में जब कृषि होती है तो उसे क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। उसके बाद है आपका शुष्क भूमि कृषि। क्या है? शुष्क भूमि कृषि, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ये क्या होता है कि वह क्षेत्र जहाँ पर कम वर्षा होती है, वह क्षेत्र जहाँ पर कम वर्षा होती है, ठीक है। तो वह क्षेत्र जहाँ पे कम वर्षा होती है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत ही कम पानी गिरता है, तो बिना पानी और कम पानी की जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती है, जैसे ज्वार,
बाजरा, रागी। आप देखेंगे राजस्थान में सूखा क्षेत्र है, वहाँ पे कम बारिश होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे कम बारिश होती है, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, बाजरा, ज्वार, रागी जैसे फसलें उगाई जाती हैं। तो यह आपका तर्क शुष्क भूमि कृषि में आ जाता है। उसके बाद है आपका सिंचित कृषि। क्या है? सिंचित कृषि। सिंचित कृषि कहते हैं, किसे कहते हैं? सिंचित मतलब सिंचाई, नाम से पता चल रहा है कि इस क्षेत्र में ऐसी जो कृषि जहाँ पर सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे जो फसलों का जो उत्पादन होता है, वैसे क्षेत्र जहाँ पे फसलों का जो उत्पादन होता है मेन जो सिंचाई पर निर्भर करता है, यहाँ पे भरपूर सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि गन्ने की कृषि एक सिंचित कृषि है, क्योंकि गन्ना को हम देखेंगे तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गन्ने की कृषि करने के लिए, गन्ने की खेती करने के लिए, ठीक है। तो वो होता है आपका सिंचित कृषि। उसके बाद हम देखते हैं मैदानी कृषि। क्या देखते हैं? मैदानी कृषि। क्या होता है कि विश्व में सबसे अधिक आप देखेंगे कि मैदानी भाग पर ही कृषि होती है, ठीक है। जैसे आप भारत में देखेंगे तो गंगा सतलज का मैदान, तो जब मैदानी भाग में कृषि होगी उसे मैदानी कृषि कहेंगे। पर्वतीय कृषि, जब पर्वतीय क्षेत्र में कृषि होगी तो उसे पर्वतीय कृषि कहेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि होती है, ठीक है। जैसे कि चाय की खेती। आप देखेंगे जैसे पहाड़ है, पहाड़ के ढलानों पर कृषि होती है सीढ़ी बना करके, ठीक है। क्या होती है? पहाड़ के ढलानों पर जो है सीढ़ी बनाकर यहाँ पर की कृषि होती है, जैसे चाय की खेती होती है। क्या होता है कि पहाड़ जो होता है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो पतली होती है, ठीक है। पतली मिट्टी की जो लेयर होती है ना वो बहुत ही पतली होती है, क्योंकि जब पानी गिरता है, जब नदियाँ बहती है तो मिट्टी को बहा करके ले जाती है, तो मिट्टी को यहाँ पे ठहराव ही नहीं मिलता, तो वहाँ की लेयर क्या होती है? पतली होती है, जो कि चाय के लिए अच्छी होती है, ठीक है। और पहाड़ी ढालों पर क्या होता है कि जब यहाँ पर जैसे जो पानी डालते हैं, ढलानों की आवश्यकता इसलिए होती है चाय की खेती के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम पानी को डालेंगे और मतलब सॉरी जो चाय की जो जड़ें होती हैं ना उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। उनको कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर वो समतल भूमि पर करेंगे तो वहाँ पे तो पानी हमेशा जमा रहेगा। वही अगर पहाड़ी ढालों पर जो चाय की खेती करेंगे, जो कि उसके जड़ों को जो है पानी की आवश्यकता कम होती है, तो क्या होता है जो ढालों पर अगर करेंगे तो पानी बह के नीचे बह जाएगा। इसलिए जो चाय की खेती होती है वो जो है पहाड़ी ढालों पर, ढलानों पर जो है सीढ़ीनुमा इसकी कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पर्वतीय कृषि हो गई। उसके बाद है आपकी बागानी कृषि। बागानी कृषि मतलब जो कृषि बागानों में की जाती है, जैसे फलों की कृषि, फूल सब्जियों की जो खेती है, मसालों की खेती, ये सब बागानी कृषि के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखते हैं गहन कृषि। गहन कृषि क्या होती है कि कम क्षेत्र पर मतलब कम जगह पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब फसल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। गहन कृषि क्या होती है? कम क्षेत्रफल होती है गहन कृषि, और व्यापक कृषि होती है बड़े क्षेत्रफल। ये थोड़ा आप कंपेयर करके बता देती हूँ। गहन कृषि होगी कम क्षेत्रफल, व्यापक कृषि होगी बड़े क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो गहन कृषि में क्या होता है कि इसमें कम क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है। अधिक पैसे खर्च करके, उर्वरक का, कीटनाशक का प्रयोग करके इसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही जगह पर वर्ष में कई बार फसलें बोई जाती है, तो ये होती है गहन कृषि। और व्यापक कृषि क्या होती है? बड़े बड़े खेतों में खेती की जाती है, तो उसे हम कहते हैं व्यापक कृषि, ठीक है। और उसके बाद है स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि ऐसी को कहते हैं झूम कृषि। ये देखेंगे आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलती है देखने को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है कि जगह बदल बदल कर फसलें उगाई जाती है। जैसे एक जगह पर एक बार फसलें की गई तो उस जगह को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह पर फसलें ली जाती हैं, तो इसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि। उसके बाद एक निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है कि जब कोई किसान केवल अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती का काम करता है, ठीक है। यदि कोई किसान केवल अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है कृषि का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है। और वहीं यदि कोई किसान धन प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए जो है कृषि करता है, तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, ठीक है। इसे वाणिज्यिक कृषि को व्यापारिक कृषि भी कहते हैं, इसे नकदी फसल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत नकदी फसलें उगाई जाती हैं। इसमें क्या होता है किसान जो होता है, ठीक है, अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहती है, तो मतलब इसके अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया गया जिसका उत्पादन किसान जो होता है वो मुख्य रूप से धन प्राप्त करने के लिए करता है। जैसे जैसे कि आप देखेंगे गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, ठीक है, ये सारी क्या नकदी फसलें हैं। इसका इसमें जो है किसान का क्या होता है? व्यावसायिक उद्देश्य होता है, व्यापारिक उद्देश्य होता है, वो धन प्राप्त करना चाहता है, तो वैसी कृषि को वो करता है। इसे क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, ठीक है। मिश्रित कृषि क्या होते हैं कि इस कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि एक ही खेत पर फसल उत्पादन के साथ साथ क्या किया जाता है? पशुपालन का कार्य किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक है। तो आपको कृषि के प्रकार आई होप समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं
देखिए अभी हमारा जो है भारत की जो प्रमुख फसलें बचे हैं कि प्रमुख फसलें जो है भारत में मेन कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की खेती कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पर उगाया जाता है, हम सारी चीज़ों को जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में से कृषि का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ एक तरह से इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे इसे समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भारत में कृषि प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, ठीक है। कई प्रमुख कदम उठाए गए हैं, वैसे प्रमुख प्रमुख चीज़ों को हम देख लेते हैं जो हमें नॉलेज में रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम भूमि सुधार कानून 1948 में था आपका भूमि सुधार कानून, ठीक है। क्या है भूमि सुधार कानून? जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, कृषि भी जो है बहुत ही पिछड़ी हुई थी, ठीक है। तो 1948 में जो है भूमि सुधार कानून लाया गया था आज़ादी के बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया कि हथबंदी, चकबंदी, काश्तकारी और जमींदारों का उन्मूलन किया गया। हथबंदी क्या थी कि जो है भूमि भूमि की जो मतलब किसी किसान को बहुत अधिक भूमि प्राप्त है, किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, सीलिंग एक्ट लाया गया था, हथबंदी जिसे कहा गया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया कि भूमि की अधिकतम सीमा को निर्धारित किया गया। क्या किया गया, भूमि की अधिकतम सीमा को निर्धारित किया कि इतने हेक्टेयर भूमि ही मतलब एक पर्सन जो है रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि उसने कहा कि 100 जो है 100 हेक्टेयर की भूमि एक किसान रखेगा और ये आपको निकली 120, ठीक है। तो उसने सरकार ने क्या कि 100 हेक्टेयर तो उस किसान को दे दिया और जो बचा हुआ जो 20 हेक्टेयर है ना, वो सरकार ने उसे अपने पास रखा और उस 20 हेक्टेयर को उसने छोटे किसानों को दे दिया कि भाई इस 20 हेक्टेयर को अब तुम रखो करके। तो ऐसे में क्या होगा कि प्रत्येक किसान के पास ज़मीन हो गई, ठीक है। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार में क्या हुआ, चकबंदी। चकबंदी क्या होती है कि जोत का आकार, उस समय क्या छोटा छोटा जोत का आकार था, तो उसके आकार को बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, काश्तकार जो थे उनको भी भूमि का आवंटन किया गया। काश्तकार मीन्स जो ठेके में कृषि का कार्य करते थे ना, उसे ही काश्तकार कहते थे, ठीक है। तो उनको भी क्या है भूमि प्रदान की गई और जमींदारियों का उन्मूलन किया गया। मीन्स क्या था, जमींदारों को किसान जो टैक्स देते थे तो उनसे जमींदारों का उन्मूलन, वहाँ से जमींदारों को हटा दिया कि डायरेक्ट अब सरकार आ गई थी बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे कार्य किए गए थे भूमि सुधार कानून में। उसके बाद हुआ था कि 1967 में हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। 1967 में क्या होता है, हरित क्रांति अपनाई थी भारत ने, इसे कृषि उत्पादकता में सुधार किया था, बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हम इसको डिटेल में देख ही लेते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये, बट हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा था कि हम इसे दो तरीके से पढ़ सकते हैं हरित क्रांति को, एक विश्व की और भारत की। विश्व की देखेंगे तो 1960 और 70 के दशक में क्या हो गया था कि विश्व में जो है कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। तीव्र वृद्धि कैसे, इसमें उच्च उत्पादकता वाले बीज, हाई यील्ड वैरायटी की बीज, ठीक है। कृषि में उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग हुआ, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, इस ठीक है। इससे क्या हुआ, कृषि की उत्पादकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तो जो कृषि वैज्ञानिक थे जिसका नाम है विलियम गैंट, इन्होंने जो है इसे हरित क्रांति नाम दिया। क्या दिया, हरित क्रांति, ठीक है। 1960-70 के दशक में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई थी। इसे कृषि में उच्च उत्पादकता वाले बीजों, कृषि में उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग हुआ, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, जिसे जो है अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे विलियम गेट ने क्या दिया, हरित क्रांति नाम दिया था, ठीक है। लेकिन इस हरित क्रांति के जनक कौन थे, उनके जनक थे, उसके प्रणेता कौन थे, वो थे मैक्सिकन कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो मैक्सिको था। तो विश्व में हम देखते हैं कि हरित क्रांति के हम जनक देख लिए, ठीक है, और नाम किसने दिया वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से रहा। भारत में देखेंगे कि जब 1960 के मध्य भारत की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, तो कृषि बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी और यहाँ भारत में जो कृषि को आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत थी, ठीक है। तो इसके लिए भारत ने देखा कि विश्व में जो है हाई यील्ड वैरायटी के बीज का उपयोग किया जा रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो भारत ने भी इन बीजों का मंगाया विदेशों से, ठीक है। और अपने देश के 7 जिलों में एक कार्यक्रम शुरू किया। अपने देश में क्या किया, 7 जिलों में एक कार्यक्रम शुरू किया, IADP, ठीक है, IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है भारत ने कहाँ पर की, भारत के 7 जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गहन कृषि जिला कार्यक्रम इसे कहा जाता है, 7 जिलों में, ठीक है। इसने हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग है, ये भी लगभग 1960 के आसपास की बात है जब भारत ने इन बीजों का प्रयोग किया। तो उसने कुछ समय बाद देखा कि इससे भारत को जो है फ़ायदा हो रहा था। इससे क्या होता, भारत को जो है फ़ायदा हो रहा था और यह प्रयोग जो है सफल रहा। तब भारत ने जो है 1966
ठीक है, 66 से 67 के बीच में इसे पूरे देश में अपना दिया। मतलब इसने भारत ने क्या किया, 1966 से 67 में हरित क्रांति को औपचारिक रूप से अपना लिया। ठीक है, और इसके जो ये बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग उसने जो है पूरे देश में किया, तो इसे ही हरित क्रांति कहा गया। अब भारत में जो है इस हरित क्रांति को लाया किसने था, तो उस समय जो है भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ये जो है भारत में हरित क्रांति के जनक थे। उस समय कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। कौन थे, सी सुब्रमण्यम। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो प्रमुख क्षेत्र आप देखेंगे उत्तर भारत में ही था, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, यूपी, राजस्थान के एरिया में भी आपको दिखेगा हरित क्रांति का प्रमुख क्षेत्र वहीं पर था। ठीक है, इसमें इसका सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ था वो गेहूं की फसल में हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे गेहूं की फसल के बाद चावल में दूसरा इसको लाभ प्राप्त हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति में क्या क्या यूज़ हुआ था हम देखते हैं, कैसे हरित क्रांति किस तरह से आई भारत में। इसमें क्या था, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग हुआ था, हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग तो हुआ था। जैसे मैक्सिको से लाया गया था गेहूं के बीज, फिलीपींस से लाया गया था चावल के बीज लाए गए थे। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा इसमें गेहूं और चावल का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। ठीक है, कृषि का मशीनीकरण हुआ। मशीनीकरण मीन्स जैसे थ्रेसर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, सिंचाई पंप का प्रयोग हुआ। ठीक है, इससे भी उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हुआ, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हुआ। ठीक है, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें जो हरित क्रांति के माध्यम से भारत में आई और उससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। लाभ देखेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, इन सारी चीज़ों का जब प्रयोग हुआ तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, कीटनाशकों के प्रयोग से जो है फसल को सुरक्षा मिली, क्योंकि फसल पहले कीड़े वगैरह खा लेते थे, तो कीटनाशकों के प्रयोग से फसल को सुरक्षा मिली। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है, और जो है किसान जो ऋणग्रस्त थे उसमें कमी आई। अब किसान जो है आत्मनिर्भर बने। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, भारत विकास की ओर अग्रसर हुआ। हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा भारत में। ठीक है, लेकिन फिर भी इससे हानि बहुत सारी हुई, क्योंकि ये जो मशीनों का जो प्रयोग था, उर्वरक खाद जो है वो बड़े किसान ही ले सकते थे, तो इससे बड़े किसानों को ज़्यादा लाभ हुआ, छोटे किसानों को लाभ नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो परंपरागत जो फसलें थी, जो पहले फसलें उगाई जाती थी ना, वो क्या थी, वो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक थी, लेकिन वो अब विलुप्त हो गई हैं, क्योंकि कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा है, तो वैसी फसलें बुआई नहीं जा रही हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि अत्यधिक सिंचाई हुआ तो मृदा में क्षारीयता और लवणता में वृद्धि हुई। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों और जो कीटनाशकों का प्रयोग हुआ तो उससे भी मृदा क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। अब ये जो हरित क्रांति के फायदे भी थे तो नुकसान भी थे, लेकिन हम जो कि भारत जो है अब बहुत आगे बढ़ चुका है, तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग न खोचें, उसके लिए कोई प्राकृतिक विकल्प सोचें। जैसे आप देखते हैं कि इससे उबरने के लिए हम देखते हैं कि जैव उर्वरक है बहुत सारे, ऐसे राइजोबियम है, नील हरित शैवाल है, एजिटोबैक्टर, इनका प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और जैसे कीटों से जो नियंत्रण के लिए परजीवी होते हैं, परभक्षी, नीम से बने कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि भारत में इसका प्रयोग अब चालू भी हो गया है, और आपने देखा है कि 2016 में जैविक कृषि के लिए जो है सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया भारत में, है ना। वहाँ पे सिर्फ जैविक कृषि होती है, इसलिए भारत को पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया है। सॉरी, सिक्किम को जो है भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको तो बहुत सारी चीज़ें बता दी हरित क्रांति में। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जो है भारत में जो एक कृषि प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम था भारत का। न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा क्या होता है, भारत की जो सरकार है वो उत्पादों का न्यूनतम अधिकतम कीमतें तय कर देती है, और उसी कीमतों में वो किसानों से जो है फसलों को प्राप्त करती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है भारत में जो है ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। जो ग्रामीण बैंक होती हैं वो क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है किसानों को। ठीक है, और दूसरा अन्य योजनाओं में हम देखते हैं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, फसल बीमा योजनाएं हैं। ठीक है, तो बहुत सारी योजनाएं जो भारत के द्वारा चलाई जाती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको मेन कृषि में याद रखने। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि भारत की प्रमुख फसलें और फसलों का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।